बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफ राज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए नैब हुकाम ने छापे मारे, लेकिन वो अपने घर पर मौजूद न थे। अब टीम जाती उमरा की तरफ रवा दवा है, देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब उनके हाथ आते हैं या नहीं। अब लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कोरोना के इस माहौल में और इस क्राइसिस के दौर में सबसे बड़ा मसला शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी है या कोरोना के हवाले से पैदा होने वाले मसाइल पर काबू पाना। यह है हमारा आज का पहला मौजू। और बात करेंगे अमेरिका की भी, जहां मुजाहरे शिद्दत इख्तियार करते चले जा रहे हैं और अमेरिका के अंदर क्या सोचा जा रहा है, और डीप स्टेट, जैसे हमने कल बात की थी, डीप स्टेट की इस हवाले से क्या मनसूबा बंदी है कि आने वाला अमेरिका क्या होगा, इस पर करेंगे बात। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और यह सब शहबाज शरीफ साहब जो है अब हाथ नहीं आ रहे। क्वारंटाइन थे मॉडल टाउन में ही, लेकिन जब घेराव किया गया और एक 3-4 घंटे मैराथन ट्रांसमिशन चली, पता ये चला कि वहाँ मौजूद नहीं है। अब जाती उमरा की तरफ जा रहे हैं, अब वहाँ भी पता चलेगा कि वहाँ मौजूद है या नहीं है, या किसी और जगह भी मौजूद है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि क्या इस माहौल के अंदर शहबाज शरीफ सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का? रिजवान साहब, आज से कोई 11-12 दिन पहले PIA का तैयारा गिरा था और उस तैयारे में 1 घंटे के अंदर तकरीबन 90 लोग जो शहीद हो गए थे। 97 92 को मिला के कुछ 97, चलो 97 तकरीबन उतने ही बंदे रोज शहीद हो रहे हैं कोरोना से। आज 78 है, छोटी चीज नहीं है। कहीं हुकूमत के अंदर एहसास होता है। मैं आज बहुत जैसे कह दुख से पाकिस्तान की हालत बयान कर रहा हूँ कि हम एडमिनिस्ट्रेटिवली फेल हो गए हैं। हमारा मीडिया फेल हो गया है। हमारा मीडिया सिर्फ उन 4-5 लोगों को लेता है कि जो आज ये कह रहे थे कि वो भाग गए हैं, वो फलां हो गया, वो ये हो गया, वो ये हो गया। हमारा मीडिया एक तस्वीर पे गुफ्तगू कर रहा है और हमारी आज पाकिस्तान की फेडरल कैबिनेट के अंदर नवाज शरीफ की तस्वीर की गुफ्तगू हुई। जिस मुल्क में रोज 78 घरों में लाशें पहुंच रही हों, उस मुल्क का वजीर आजम, उस मुल्क का वजीर इत्तलात, उस मुल्क का, उस पंजाब का वजीर इत्तलात, सारे के सारे 4-5 घंटे पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल की TSNGs के ऊपर ये तमाचा लगाए कि हमने शहबाज शरीफ को पकड़ लिया है, हम नहीं पकड़ लिया, हम जा रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। मुझे ये बताइए कि उन 78 घरों में टीवी लगा होगा ना? ये सारे चैनल भी आ रहे होंगे ना? कोई एक हिस्स थोड़ी सी आप सोचें, हम जिस डिके के अंदर आए हैं। आज मैं वो पूरा अंदाजा कर रहा था कि इस वक्त एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस और इस सारे सूरत के अंदर आगे जो सूरत होने क्या वाली है और उसको हम कैसे, हमारी प्रिपेयर्डनेस क्या, प्रिपेयर्डनेस को छोड़ दें। जहाज गिरा है, उस जहाज के अंदर तकरीबन 20 के करीब लाशें जो थी काबिल शनाख्त थी। जिस वकील ने जफर मसूद को उठाया है, वो कहता है कि उससे बात है, फौरी तौर पे वो उसमें गिरा है तो आग तो उस वक्त थोड़ी बहुत तो भड़की होगी। वो लेके उसको भागा हूं तो उस वक्त लोगों की चीखों की आवाजें आ रही थी। किसी वीराने में नहीं गिरा। 1 किलोमीटर से भी कम के फासले के ऊपर पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट मौजूद है। दुनिया पूरी के अंदर 9/11 से बड़ा आज तक वाकया नहीं हो सका। सही बात। हालत यह है कि 9/11 में एक भी कॉल ये नहीं हुई, पेंटागन को हो या फेडरल गवर्नमेंट को हो या वाशिंगटन DC को हो या किसी स्टेट के हेडक्वार्टर को हो, कि आओ भाईजान, जनरल साहब, फलाना साहब, जो भी था, मेरा दोस्त भी NDMA का जबर कादर भी हट रहा है। सिर्फ जर्नलों की बात नहीं सुख हो रही। मतलब यह है कि NDMA के सिविल भी हट रहे हैं कि आओ और आग को बुझाओ। वहीं के न्यूयॉर्क के वो जो लोग थे फायर फाइटर, जिनको वो आज भी सल्यूट करते हैं कि उन्होंने अपनी जानें दी और वहां चले गए। डिजास्टर मैनेजमेंट जो है उसके बारे में कहा जाता है कि महल्ले में होती है, जहां C-130 से, क्योंकि आपने हर चीज रखनी है इस्लामाबाद में। आप वहां से भर के भेजेंगे चीजें और वहां जाके पहुंचेंगी, वहां जाके उसको तो वहां तो 20 बंदे लोगों की लाशें उठेंगी और आप जाके इस्लामाबाद में बैठ के आप बैठ के वहां एक बहुत बड़ा गोडाउन बनाएंगे, उस गोडाउन के अंदर चीजें इकट्ठी करेंगे। अपने कराची जो है पाक दुनिया के चंद बड़े शहरों में से एक है। सही बात। आप मुझे ये बताइए कि कराची के अंदर अगर डिजास्टर मैनेजमेंट की कोई फैसिलिटी नहीं है
اگر وہاں پر سنارکلز نہیں ہیں، اگر وہاں پر فوم وہ نہیں ہے اس کو بجانے والی، اگر وہاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں اگر پنڈی میں، اسلام آباد میں 50,000 بھی بڑی چیزیں اکٹھی کر جائیں، وہ ہیلی کاپٹر بھی موجود ہوں جو ایریل سپرے کے ہوں، تو آپ جو ہے وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو عثمان صاحب بتاؤں، پاکستان کے ساتھ مذاق ہوا ہے گزشتہ 30-40 سال کے اندر۔ میں ہیلتھ میں جس وقت زمانے میں ایمبولینس ہم لے رہے تھے تو ڈاکٹر سفارشیں کرا کے لے کے آتے تھے کہ ایمبولینس جو ہے وہ بڑی والی گاڑی والی نہ لے کے آئیں، ہمیں پجارو والی ایمبولینس دیں۔ اچھا، پشین کے اندر باقاعدہ ہمارا ایک ڈاکٹر ہوتا تھا، وہ کیونکہ پشین میں آدھے گھنٹے کے فاصلے پہ کوئٹہ ہوتا ہے، تو شام کو ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ ایمبولینس میں بیٹھتے تھے، 2 بچے بٹھاتے جناح روڈ پہ جا کے اپنا گھوم گھام کے آ جاتے تھے۔ اور باقاعدہ لیویز کا ناکہ لگانا پڑا، یہ میں بات کر رہا ہوں آج سے 40 سال پہلے کی، 1984-83 کی۔ اچھا، اس کے بعد ہمارا ایمونائزیشن کا پروگرام تھا، یہ جو پولیو کے ورق، اس میں ہوتا یہ تھا کہ ریفریجریٹر دی جاتی تھی، وہ ہوتا یہ تھا کہ ریفریجریٹر میں پولیو کی ویکسین باہر نکال دیتے تھے، اندر جوس کی بوتل رکھی ہوتی تھی۔ اچھا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بات، اگر آپ ہیلی کاپٹر دے دیں گے، ہیلی کاپٹر آپ نے کراچی کے میئر کو دے دیا تو وہ تو الطاف بھائی کے اوپر پتیاں نچھاور کر رہا ہوتا ہیلی کاپٹر، اسی لیے نہیں دیا، نہیں تباہ ہو گیا نا یہ چیزیں۔ میں آپ کو بتاؤں میونسپل کمیٹیز کے پاس یہ ساری چیزیں ہوتی تھی۔ ایک بچپن کی مجھے اچھی طرح یاد، اداروں کا بیڑا گرک کیا کس نے؟ جب میونسپل، جب ہم سنتے ہیں کراچی میں سفید سڑکیں دھلتی تھی ساری، 2 چیزوں، سیاستدانوں نے بھی اور جرنیلوں نے بھی مل کے کیا۔ اس کے بیچ میں، ساری تباہی کے بیچ میں 12-20 سال جرنیلوں کے رہے ہیں۔ جرنیلوں نے سب سے بڑا کام یہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس کو سینٹرلائز کر دو۔ پاکستان کا جو 1935 کے زلزلے کے بعد سب سے بڑا کرائسس 2005 میں آیا تھا، ہم نے 2005 میں یہ نہیں کہا ہم نے کہ مظفر آباد میں یا بالا کوٹ میں ہم ایسا کریں کہ ایکسکیویٹر 2 خرید کے دے دیں ان کو، ہم ان کو 2 کرینز دے دیں، ہم ان کو 2 اور چیزیں، ہم نے کہا نہیں، 500 ایکسکیویٹر اسلام آباد میں کوئی نہیں خریدتے، تاکہ چیئرمین این ڈی ایم میں جو ہے وہ فون دے، او جی بس پہنچ رہے ہیں، میں پہنچا دیا ہے، روانہ کر دیا، روانہ کرنے تک 500 بندہ مر جائے گا، اس کی ذمہ داری کون ہے؟ یہی حال، یہی ایمپتھی جو ہے نا، یہی جو انسانیت سوزی اور انسانیت دشمنی جو ہے ہمارے رویوں میں آ چکی ہے۔ سوان صاحب، میں آج صبح بیٹھ کے میں نے صرف جس طرح میں 5 بجے کی خبروں میں نے بندے گنے نا 78، تو میں صرف کچھ نہیں کیا، میں نے صرف 78 شہروں کی طرف میں نے گھوما ہوں، اور میں 78 گھروں کی طرف گھوما ہوں، میں 78 گھروں کے اندر لاشوں کی طرف گھوما ہوں۔ کوئی کیبنٹ میٹنگ جو ہے ان 78، اور آپ بڑی آرامی سے آپ بے بسی کریں، میں کب کہتا ہوں کہ آپ بے بسی، لیکن آپ کا رویہ یہ ہونا چاہیے۔ رویہ تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کراچی جاتے ہیں، نہیں، اچھا 90 بندے مرے ہیں، نہ پریزیڈنٹ وہاں گیا ہے اس پہ، نہ ظلم کی بات دیکھیں کہ یہاں پر فورینسک والی ٹیم جو ہے لاہور سے وہ گئی ہے، ڈی این اے والی ٹیم، لاہور کے لیبارٹری پاکستان کے سب سے بیسٹ ہے، سب سے بیسٹ، کریڈٹ شہباز شریف کو جاتا ہے، بالکل شہباز شریف کو جاتا ہے، اور وہ ڈاکٹر صاحب بڑے کمال کے آدمی ہیں۔ بیسیکلی شہباز شریف سے بھی زیادہ کریڈٹ جاتا ہے پرویز لائی کو، اس کے زمانے میں شروع ہوئی تھی۔ پرویز لائی کے 2-3 کام ہیں جو 1122 اور یہ اور ہاسپٹل پی آئی سی وغیرہ، آپ شہباز شریف نے تو اگر آپ آج گننا شروع ہو جائے نا تو شہباز شریف کو مطلب آپ اندازہ کریں کہ پرویز لائی سے بھی 2 سال، اس سے 4 سال پہلے جس سیالکوٹ موٹر وے بنائی گئی تھی اور اس کے گجرات تک جانا تھا، آج تک پل نہیں بنایا کہ کوئی پرویز لائی کا پروجیکٹ۔ یہ میرے شہر کے پاس وزیر آباد میں میرے اس کے پاس اس کا ہارٹ کا تھا، ٹھیک ہے، جو کیا ہوتا ہے وزیر آباد کا کارڈیالوجی کا انسٹیٹیوٹ تھا۔ اس نے آ کے اس کو ہم نے کہا، کیا نام تھا، حسن عسکری رضوی، کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے آ کے اس کو کیا، نواز شریف نے کہا گجرات کا جو بندہ تھا وہ پرویز لائی کا رشتہ دار تھا جس کو دل کا دورہ پڑنا تھا، چھوڑ دیں، پرویز لائی ہو یا پرویز مشرف ہو یا اپنا جو ہو یا اس کے بعد شہباز شریف ہو، سارے اپنے کھاتے کے پورے، سب نے اس ملک کو تباہ برباد کیا۔ تو شہباز شریف کا کم قصور ہے؟ پورے پنجاب کی ایڈمنسٹریشن اٹھا کے ایک اتنی سی یہاں کھڑی کر دی تھی،
साहिवाल में भी आप अंदाजा करें, हम उस को लड़ता था उस वक्त। मैं कहता कि ये सेक्रेटरी को यहां से भेजने की क्या जरूरत है, मैं मेरी ड्यूटी पाकपत में लगी हुई थी, मैं वहां जाता था डीसी के पास जाके खाना खा के रात को बैठ के आ जाता था, कुछ भी नहीं। सत्या पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम का सत्यानाश शहबाज शरीफ ने किया। इसी तरह आज जो है ये चल रहा है। मसला सारा ये है, उसने तो बेड़ा गर्क किया, तो सवाल कौन रहा है? कोई भी नहीं सवाल। मतलब हम टोटल इस वक्त कोलैप्स पे आ चुके हुए। हल क्या? हमको हल सिर्फ एक ही है कि पूरा सिस्टम लपेटा जाए, कोई मुखलिस 3-4 लोगों को तजलिया खड़ी करे, लोगों को लेकर कोई खड़े। मतलब आप इस निजाम को लपेटने की बिल्कुल लपेट, अगर अमेरिका सोच सकता है सकते निजाम लपेटा जाए, अगर यूरोप में ये डिस्कशन हो सकती है, अगर ग्रीस में ये डिस्कशन हो सकती है, अगर इटली में ये डिस्कशन हो सकती है कि ये डेमोक्रेसी फेलियर हो गई, आप मुझे ये बताइए इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी के अलावा क्या हल, डेमोक्रेसी के साथ हल क्या वहां? अगले 100 साल तक मुसलमान आगे नहीं आ सकते। आप कहते हैं डेमोक्रेसी बगैर चलाएं कैसे? इसका मतलब यह है कि आपको एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट लानी पड़ेगी जो इंसाफ लेके आए, कौमी हुकूमत टाइप, ना भी कौमी हुकूमत, आपको फोर्सेबल हुकूमत लानी पड़ेगी जो इंसाफ लेके आए। अच्छा, असल मतलब ये मसला सारा ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल, आपने बड़ा अहम मौजू छेड़ दिया है कि ये सारा सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, तो इस सिस्टम के ऊपर वो दुनिया पूरी में, मैं अभी आता हूं, अगले पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में ये कोलैप्स कर रहा है इस वक्त सीरियस। मैं आपको कल भी आपको बताया था कि क्या अमेरिका सर्वाइव कर सकता है इस सोसाइटी के अंदर। अमेरिका ने कहा कि तुम मसला रखो, तुम ये करो, तो ये हम जब सोशल मैसेजेस करते थे लोगों को, जिसके पब्लिक सर्विस मैसेज करते थे, अमेरिका ने सोसाइटी को ट्रेंड किया हुआ था कि आपने ये करना है, आपने फलां करना है, आपने एक ने भी नहीं माना। हालत ये थी कि पहले हफ्ते के अंदर औरतें जो थी वो अपने बाल लेके नहीं कहते ब्यूटी पार्लर खोलो, हमने इसलिए बुरा नहीं लगना। यानी आप अंदाजा करें कि पूरे के पूरे अमेरिका, आज मैं वो कालों के ऊपर उनकी वो देख रहा था। मैं खाली इस अगले सेगमेंट में चूंकि हमने डिस्कस करना है, मैं उसको बताऊं कि इस पाकिस्तान को अगर आप देख लें, पाकिस्तान के अंदर हमने पहले डिजाइन करना शुरू किया कि इंडिपेंडेंस की बजाय मरकज आना चाहिए, लेकिन अयूब खान ने एक सिस्टम बहुत खूबसूरत बना दिया था। एक तो अंग्रेज बना के गया था, और अंग्रेज इतना शानदार सिस्टम बना गया था, जो भी आप कह लें कि एक म्युनिसिपल कमेटी जो थी ना, छोटी सी गुजरात शहर की म्युनिसिपल कमेटी, वो 3-4 काम करती थी, उसको किसी की जरूरत नहीं होती थी। वो प्राइमरी स्कूल चलाती थी, प्राइमरी एजुकेशन सारी उनके पास थी, बाकी हायर एजुकेशन फिलैंथ्रोपिस्ट थे, बड़े बड़े लोग होते थे। आप अंदाजा करें जो जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा जुल्म ये किया है कि उसने पाकिस्तान की 300 साल की ट्रेडिशन जो थी लोगों को मुफ्त पढ़ाने की, उसको तबाह बर्बाद की। 1858 में मेरे दादा ने अमृतसर के वहां एक स्कूल खोला था 1858 में, और 1908 में वो इंतकाल किए हैं। वो स्कूल अंजुमन इस्लामिया स्कूल जो है, अंजुमन इस्लामिया हमारे इस्लाम उसके बाद में बनी है, 1920 में आके बनी। वो सर सैयद वहां गए थे उसमें, उन्होंने चंदा इकट्ठा करके उनको अंजुमन इस्लामिया अमृतसर। आप अंदाजा करें कि ये जो एमए कॉलेज, ये जो क्या नाम था, सिविल लाइन कॉलेज है, लॉ कॉलेज पिशावर का, जो इस्लामिया कॉलेज पिशावर, जमींदार कॉलेज गुजरात, जिना इस्लामिया कॉलेज सियालकोट, सरगोदे का वो कॉलेज, ये सारे कॉलेज थे। इनके अंदर कम से कम फीस होती थी लड़कों की। आप अंदाजा करें कि गुजरात के जो शेख शफ्तर साहब के स्कूल में हम पढ़ते होते थे, वहां 1 रुपया फीस थी। कॉम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल में 1.25 रुपया गवर्नमेंट के स्कूल में फीस होती। फिलैंथ्रोपिस्ट दबाव बर्बाद किया, सत्यानाश किया। ये इस्लामिया कॉलेज जो गुजरांवाला होता था, उसके रिजल्ट्स देखने वाले होते थे। ये मुकाबला, ये सेंट्रल मॉडल स्कूल, सेंट्रल मॉडल का मुकाबला, कॉम्प्रिहेंसिव, हर चीज की। एक तो उसने उनको एजुकेशन बिल्कुल तबाह कर। लेकिन कहते हैं खराबी तो शुरू हुई थी 1956 का आइन का, जब बेड़ा गर्क किया अयूब खान ने। नहीं, का बड़ा आइडियल, ये बड़ा आर्टिफिशियल फिगर आइन का बेड़ा गर्क। 1956 से लेके 1969 तक आपकी तरक्की मेराज पे पहुंची। आपने आइन का बेड़ा गर्क किया, तभी आपने तरक्की की। लेकिन जो चीजें 1956 के आइन में थी, नहीं वो बहुत अच्छी बात। आज पाकिस्तान का आइन बुरा है। पाकिस्तान का आइन कहता है सूद खत्म करो, आपने चाटना है इनको। पाकिस्तान का आइन कहता है अरबी की तालीम तो कुरान की, आपने चाटना है इनको। पाकिस्तान का आइन कहता है उर्दू लेके आओ, आपने चाटना है इनको। पाकिस्तान का आइन कहता है इस्लाम के खिलाफ कोई कानून, मैं आपको 50 कानून बताता हूं जो इस्लाम के खिलाफ है। फिर तो सिस्टम में खराबी नहीं है ना, सिस्टम चलाने वालों में खराबी है ना। हाँ, क्यों? यही मैं कहा, नहीं सिस्टम की बात। अगर एक आइन मौजूद है, इस सिस्टम के अंदर जो इलेक्ट होके आएगा ना, वो इसी तरह का आएगा।
इस सिस्टम के अंदर ओरिया मकबूल जान का भी वोट एक वोट है, और एक चरसी का, एक भंगी का, एक शराबी का, एक चोर का, एक कातल का, एक फांसी की सजा देने वाले जा रहा होता ना जिसने 10 कत्ल किए हुए, उसका भी, और एक रेपिस्ट का वोट भी बराबर है। इससे ज्यादा बुरा सिस्टम क्या हो सकता है? जिसने 4 लड़कियों को रेप किया हुआ है वो भी है, और तहज्जुद गुजार बंदे का वोट बराबर है। और अगर 4 रेपिस्ट हो जाएं ज्यादा तो वो शाह महमूद कुरैशी को भी इलेक्ट करेंगे और शहबाज शरीफ को भी इलेक्ट करेंगे, और मुझे नहीं करेंगे। तो आप सिस्टम को ठीक कर लें। नहीं, सिस्टम ठीक हो नहीं सकता। इंतखाबी निजाम आप मुझे बताएं इंडिया में कहां सिस्टम ठीक करें? चलो, मुझे जमहूरियत की जगह इंडिया में जमहूरियत के अंदर आप मुझे मुसलमानों का रास्ता निकाल के दिखाएं। नहीं है रास्ता। जमहूरियत इस वक्त बंद गली में आ चुकी है दुनिया की। तो फिर कौन सा सिस्टम है कि जिसमें भारत का मुसलमान ऊपर आ जाए? मैं बताता हूं ना। मसला सारा यह है कि आप एक ऐसा खिलाफत का एक वैसा निजाम डिस्कस करेंगे तो फिर लंबी डिस्कशन हो जाएगी। बुनियादी तौर पर इस्लाम जिस जमहूरियत की बात करता है ना, वो ये कहता है कि आप लोगों को अहले राय को राय लेने दो। 1920 में औरतों को वोट देने का फैसला उससे पहले नहीं हुआ था। 1973 में स्विट्जरलैंड में औरतों को वोट देने का फैसला। इस्लाम कहता यह है कि एक आदमी की एक कैपेबिलिटी रखो। आप एक आदमी को चुनते हो, फॉर एग्जांपल आपने घर में फर्नीचर बनाना है, आप किससे राय लोगे? जिसको फर्नीचर का पता है। आपने एक बाप को दिखाना है, बीमार है, आप पूछेंगे यार किस किस को पता है कि डॉक्टर्स क्या है, या डॉक्टर से पूछेंगे या किसी और से पूछेंगे। इस्लाम कहता है कि जो आपने गवर्नमेंट की गवर्नेंस करना है उसके बारे में मिनिमल नॉलेज लोगों को, दीन का, उसका आप एक एग्जाम रखें, उस एग्जाम के मुताबिक लोगों को क्वालिफाई करें। आप देखें आप करते क्या है। आप एक मेजर कंडीशन जमहूरियत में होती है और उसको कहते हैं कि आप 18 साल के होंगे। क्यों? 12 साल का ज़हीन बच्चे को वोट क्यों नहीं लेते हो? 16 साल के क्यों नहीं लेते हो? 80 साल के पागल खाने को पागल से उठा के लेके आते हो, उसका अंगूठा लगा के वोट देते हो। इसका मतलब सिस्टम इज फॉल्टी। और रिपेयर के लिए सिंगापुर का ली कुआन यू ने जब टेक ओवर किया था ना, तो उसने कहा था मैंने 20 साल लगा के ये मुल्क बना दिया, अब जमहूरियत नाफज कर लो, अब इस काबिल होगा ये जमहूरियत नाफज हो जाएगी। यूरोप भी यही कहता था। उसने कहा था जब तक हम ठीक नहीं कर लेंगे उस वक्त तक हम सिस्टम में इस तरह की जमहूरियत अफोर्ड नहीं कर सकते। हमने क्या किया है? 73 में स्विट्जरलैंड ने औरतों को वोट दिया, हमने 71 तक उनको दे के पाकिस्तान भी तोड़वा दिया उसी जमहूरियत। तो बुनियादी तौर पर ये लंबी बहस है। मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान में कोलैप्स कर गया हुआ है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज 78 बंदे मरे हैं, कल 70 बंदे मरे थे, परसों 78 बंदे मरे थे, रोज तकरीबन 80 लोग मर रहे हैं। और 80 लोगों की जो हुक्मरान हैं उनके चेहरे पे, माथे पे पसीना तक नहीं आता, उनके चोचे। आप इस वक्त दुनिया में हर चीज सस्पेंड हो जानी चाहिए थी। आप मुझे ये बताओ कि इस वक्त अगर पीआईए में 90 बंदे मरे हैं और वो उस वक्त पड़े होते कि जनाब हमने पायलटों के वो चेक करने हैं, लाइसेंस चेक करने हैं, और हमने करप्शन चेक करनी है, और हमने उसको पकड़ना है, और पीआईए का जो चेयरमैन है वो लगा होता कि जाओ जाके नैब को केस दो, तो इसका मतलब आप कहते हैं यार पीआईए के चेयरमैन से ज्यादा बेहिस और बेशर्म कोई शख्स नहीं है। इसी तरह जो शख्स 78 आदमियों की लाशों के ऊपर इस तरह की बात करता है, उससे ज्यादा बेहिस आदमी कोई नहीं है पाकिस्तान के अंदर। ये बेहिसी है। शहबाज शरीफ से मेरी कोई दोस्ती नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। मैं वाहिद शख्स हूं कि जिसको उसने ओएसडी किया, मैं वाहिद शख्स हूं जिसकी उसकी लड़ाई हुई थी। लेकिन ये तमाशा तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाने के लिए 22 करोड़ लोगों को बेवकूफ। लेकिन कानून तो है ना, कानून के मुताबिक कार्रवाई हो रही है, समन हुए, वो नहीं पेश हुए, कानून क्या करे? घर बैठे। मैं कब कहता हूं कि ना करे? पाकिस्तान में शहबाज शरीफ पेश नहीं हुआ सर। पाकिस्तान में सिर्फ शहबाज शरीफ पेश नहीं हुआ। शहबाज शरीफ टीवी का बंदा है। अच्छा। शहबाज शरीफ मीडिया में आना होता है। शहबाज शरीफ में जनाब क्या नाम है वो जो पंजाब का जो वजीर है इंफॉर्मेशन, फैजुल हसन चौहान साहब को गुफ्तगू का मौका मिलता है। इसलिए कि शहबाज शरीफ जब चलता है तो तबला सरंगी साथ लग बैठ जाता है। एक ये वजीर बोलता है, एक ये वजीर बोलता है, हमको मजा आता है। अच्छा। शहबाज शरीफ इस वक्त पंजाब में 4-4.5 हजार मफरूर है। क्यों नहीं पकड़ते? इसलिए कि मीडिया नहीं है, मजा नहीं आता है लोगों को दिखाने का। अकेला शहबाज शरीफ अकेला करप्शन करता था, पूरी की पूरी कैबिनेट करती थी।
میں نام گننا شروع تو ہاں پر تو آپ کے پاس ثبوت موجود ہے؟ نہیں سب کس کا پاس موجود نہیں. آپ کبھی بلا کر بلائیں گے شہزاد اکبر صاحب کو سر. اچھا. شہزاد اکبر صاحب کو بلائیں گے اور پھر ان سے پوچھیں گے کہ ثبوت کتنے ہیں اور کام کیا نہیں ہو رہا اور کہاں نہیں ہو رہا انشاءاللہ. نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہزاد اکبر صاحب جتنے الزامات لگاتے ہیں 4 گھنٹے پریس کانفرنس ہوتی ہے اس کے بعد کیسوں سے نکلتا ہی کچھ نہیں. اس کی وجہ آپ کا سسٹم, آپ کا جوڈیشل سسٹم اس طرح کا بنا ہوا ہے. آپ نے جوڈیشل سسٹم ٹھیک کرے نا سسٹم کو, کون کرے گا؟ میں نے کرنا ہے. تو جو بیٹھے جن کو کھڑے ہو کے جس نے اتنے بڑے نعرے لگائے تھے عدلی, میں نے تحریک انصاف, اس نے آج تک 2 سال میں جوڈیشل پاکستان کا جوڈیشل سسٹم نہیں آپ ٹھیک کر سکے. اس لیے کہ آپ کو تو قاضی عیسیٰ کے ساتھ لڑائی کرنی ہے. آپ کو قاضی فائز عیسیٰ, آپ کو جوڈیشل سسٹم نہیں ٹھیک کرنا, آپ کو فائز عیسیٰ کے ساتھ لڑائی کرنی ہے. آپ کو مختلف جگہوں, کچھ لوگوں کی آپ نے ضمانتیں روکنی ہیں, کچھ لوگوں کی آپ نے ضمانتیں کرانی ہیں, کچھ لوگوں کو کیس چلوانے ہیں, کچھ لوگوں کے نہیں چلانے. آپ مجھے یہ بتائیے, یہ جو تصویر لگی ہوئی ہے نواز شریف کی جس پہ آپ ڈسکس وقت ہو رہا ہے, مجھے یہ بتائیے اس تصویر کے اوپر 3 لوگوں کو گفتگو کرنے کا کوئی حق ہے؟ پاکستان کی انتظامیہ, پاکستان کی عدلیہ, ٹھیک ہے, اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ. خیر یہ تو گفتگو کے کلام, تینوں کو ایک شخص بیوقوف بنا کے نکلا ہے. اگر واقعی وہ بیوقوف بنا کے گیا, اگر تو آپ سچے ہو تو آپ بھولے ہو. ایک فواد چودھری صاحب انہوں نے کہا کہ انکوائری کی جائے. کیوں کی جائے؟ انکوائری کی جائے کیونکہ یہ جعلی رپورٹیں بنائی. اس کا مطلب ہے کہ عدالت نے بھی جعلی مانی, اس کا مطلب حکومت نے بھی جعلی مانی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انکوائری اس وقت ہو جب یہ تینوں کے تینوں استعفیٰ دیں. تو یہ پاکستان ایک مذاقستان بن چکا ہوا ہے. اس مذاقستان میں جس پاک دنیا میں ایک اصول یاد رکھے عثمان صاحب, اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم پر عذاب اس وقت تک نازل نہیں کرتا, رسول اللہ کی حدیث ہے, جب تک کوئی شخص اس وقت دنیا میں برائی ہو رہی ہو اور لوگ استطاعت رکھتے ہوں اور اس کو نہ روکیں, اور اگر استطاعت رکھتے ہوئے ہوں تو پھر بھی نہ روکے, تو اللہ کہتا ہے میں ہر خاص و عام پر عذاب نازل کرتا ہوں. 78 لوگوں کی موت کے اوپر اگر اس ٹی وی چینلوں کے اوپر حکمرانوں کی بے حسی, روزانہ 78 بے حسی کو ڈیفینڈ کرنے اور اس سارے کے سارے والے کو آتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عذاب کے مستحق ہو چکے ہوئے ہو. اب آپ کورونا جو ہے عمران خان صاحب لیو ود نہیں, آج ایک وزیر فوت ہوا ہے, اللہ تعالیٰ سندھ کے وزیر کچھی آبادی ہیں مرتضی صاحب, یہ راستہ یہ کورونا آپ کے گھروں کو بھی دیکھے گا اور دیکھ رہا ہے, روز بروز بڑھ رہا ہے, آپ کے گھروں کو دیکھے گا. یہ غریب آدمی تک نہیں رہے گا. یہ جس دن چیخیں نکلیں گی نا ایوانوں کے اندر سے, وہ بھی رہے ہیں سارے بڑے لوگ ہیں, چیخیں نکلیں گی, اس دن آپ کو پتا چلے گا کہ تماشے نہیں ٹھیک ہوتے. آپ نے اس ملک کو تماشا گاہ بنایا ہوا ہے. بس استغفار کرنے کی ضرورت ہے, اللہ سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے. ناظرین بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے امریکہ کے حالات کا, اور بات کریں گے حالات کس رخ پہ جا رہے ہیں امریکہ کا.